हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं RRBLP टेक्नीशियंस भर्ती 2024 जो कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 52वां वीडियो है, जिसमें हमने जो क्वेश्चंस को लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और बहुत सारे इसमें अच्छे सब क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद होने वाले हैं, लेकिन कमजोर छात्रों के लिए तो ये खासकर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले, जैसे बिगिनर छात्र हैं जो 6 महीने साल भर से तैयारी करना शुरू किया है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन तो देखिए, साइन 15 डिग्री का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोक कर थोड़ा सा करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप जब खुद से कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर दे दिया साइन 15 डिग्री। ये तो आप किसी भी टेबल में नहीं पढ़े होंगे, जो त्रिकोणमितीय टेबल वगैरह होता है जहाँ पर साइन कोस सबका मान लिखा होता है, तो इस तरह से तो नहीं, उसमें 15 डिग्री का आप नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद रखने होंगे। जैसे साइन 15 हम कैसे पुरा सकते हैं साइन 15, तो आपका जवाब होगा कि साइन जो आपको मतलब कि कहने का मतलब कुछ याद वगैरह हो, जैसे कि कहने का मतलब साइन 45 माइनस 30, ऐसे हम साइन 15 पुरा सकते हैं क्या। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ऐसे तो पुरा सकते हैं। तो ठीक है, तो आपने एक फार्मूला कभी ना कभी ये वाला पढ़ा होगा कि साइन ए माइनस बी बराबर एक फार्मूला होता है, जो आपने ये पढ़ा होगा कि साइन ए इंटू कोस बी माइनस साइन बी इंटू 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, चलिए, इंटू कोस ए। ये फार्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि साइन ए माइनस बी बराबर इतना होता है। तो क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि अब ए को आप 45 मान सकते हो और बी को 30 मान सकते हो। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इसका मतलब इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करते चलेंगे ताकि सभी को समझ में आ सके, है ना। तो देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए, यहाँ पर क्या है साइन ए, तो ए के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ए के जगह पर 45 इंटू कोस बी इंटू कोस, और बी के जगह पर 30 माइनस क्या है साइन बी, साइन, और बी के जगह पर 30 डिग्री इंटू कोस ए इंटू कोस ए। तो कोस ए के जगह पर 45 डिग्री, और ये मान तो आपको याद ही होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो अगर ये चीज याद नहीं है तो दोस्त, ये सब वैल्यू को आप याद कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर पुट कीजिए आप साइन 45 डिग्री का मान कितना, तो आपका जवाब होगा 1/√2, और कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा √3/2, यही ना होता है। माइनस है तो माइनस साइन 30 डिग्री का मान आपका जवाब होगा कि हाफ होता है, और कोस 45 डिग्री का मान तो आपका जवाब होगा कि 1/√2 होता है। तो इसको अगर देखा जाए और एक लाइन से सीधा कर लेते हैं, तो ये √3/2√2 माइनस ये 1/2√2,
तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा 2√2, तो ये √3 माइनस 1, और इतना ही ऑप्शन में आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो ये इस तरह से आसानी से आप कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, अगर हो सकता है कि आपको यहाँ पर पूछ सकता था sin 75 डिग्री, sin 75 डिग्री, तब आप क्या करते हैं? तब तो घटा बढ़ा के तो नहीं ना बना सकते हो, है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला और जरूरत पड़ सकती है। कहने का मतलब sin a प्लस b की, यानी कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin 45 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं? यानी sin a प्लस b के फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना, देखिए यहाँ पर ये जो सेम रहेगा, लेकिन माइनस के जगह पर आपको सिर्फ प्लस पुट कर देना है। जैसे कहने का मतलब कि sin a इंटू cos b प्लस यहाँ पर sin b इंटू cos a, तो ये चीज आपको पुट कर देनी है। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो इसके लिए और यहाँ से 3-4 फॉर्मूला जो है इस तरह से रिलेटेड रहता है, उसको आप लिख लीजिएगा कहीं और उसको कम से कम याद करने का कोशिश कीजिएगा और देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल बनते हैं। sin 15, sin 75 इस तरह का मान पूछता है, बात समझ रहे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूर देखने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते हैं, सिंपल सी बात है। और जो कर पाते हैं वही मेरिट तक पहुंच सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो करते हैं, बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका मेरिट तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट दोस्त, मेरे इधर कुछ दिन से थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक नहीं रह रहा है, तो इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसके लिए सॉरी दोस्त, लेकिन अब हो सकता है तो कंटिन्यू रहूं। तो देखिए, दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? यह सवाल डिसाइड करेगा कि आपका क्षेत्रमिति कैसा है, बात समझ रहे हैं? अगर इस प्रश्न को कर लिए तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को बनाएं खुद से पहले, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या बोल रहे, दृश्यमान। दृश्यमान मतलब कि जो क्षेत्र दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, बात समझ रहे? तो चलिए, जो क्षेत्रफल दिख रहा है उसका निकालने का कोशिश करते हैं। एक यहां से अगर देखें तो ये यहां पर क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? आयत। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हम? ओके, तो एक आयत बन रहा है जिसकी लंबाई 20 तो नहीं मान सकते, क्योंकि यहां से लेकर टोटल यहां तक 20 है, टोटल यहां तक 20 है, तो हम इसको पूरे को 20 नहीं मान सकते। तो अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। चलिए मैं नेमिंग कर देता हूं, A B C D E और कुछ इधर भी कर देते हैं, D के बाद E F G H I J K L हो गया, टोटल नेमिंग हो गया। अब आगे कुछ नहीं है, तो इतना क्षेत्रफल निकालना होगा। और कितना टोटल है इसमें, कितना क्षेत्र दिख कितना रहा है? एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, टोटल 6 क्षेत्र हमें दिख रहा है। तो इन 6 का क्षेत्रफल निकालना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर आराम से आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए कैसे। तो यहां पर हमारे पास B यानी BCDE यानी एक आयत दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है? आयत। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आयत दिख रहा है, तो आयत में यहां से लेकर यहां तक की भुजा हमें ज्ञात करनी होगी, है ना? लेकिन ये टोटल हमें 20 दिया है, और यहां देखें तो ये वाला, चलिए पहले मैं इसका बीच का मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
थोड़ा लग रहा है दोस्त कि सर्दी खांसी होगा, क्योंकि अभी बरसात का समय है दोस्त। तो देखिए, तो यहां से लेकर हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये तो एक आयत यहां पर दिख रहा है, तो हमें ये वाला भुजा फाइंड करनी होगी। ये वाला तो हमें पता है कि ये 8 है, तो ये वाला भी 8। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये 8 है, ये वाला भुजा 8 है, तो ये भी 8। और यहां से लेकर यहां तक टोटल 20 है, और यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये 7 है, तो ये भी 7। तो 20 में 7 जाएगा, तो यहां से यहां तक कितना? 13। तो हमें एक आयत का क्षेत्रफल मिल गया 13 गुना 8 प्लस, अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ये वाला का निकाल लेते हैं। ये 7 और इधर 15, तो ये भी तो एक आयत दिख रहा है, ABJL आयत दिख रहा है। तो हमें यहाँ भी एक आयत मिल गया, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दिख रहा है। तो ये कितना है? 15 गुना 7। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, सिर्फ इसमें आयतें लगेगा। और ये 7, ये दोनों हो गया प्लस, अब किसको देख लें? चलिए इसको देख लेते हैं। ये वाला 7, ये वाला आपका 7 है, तो हमें यहाँ पर ये वाला भुजा फाइंड करनी होगी, कोई एक, या तो ये फाइंड करनी होगी या तो ये। तो ध्यान से एक बार जरा देखिए, जितनी चौड़ाई ये उतनी चौड़ाई ये, यानी ये भी 5 और आपका ये भी 5। जब ये 5 तो ये भी आपका 5। तो यहाँ पर क्या मिल गया? जब ये 5 तो ये भी 5, तो हमें मिल गया लंबाई चौड़ाई, यानी 7 गुना 5 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या हो सकती है? तो ये वाला क्षेत्रफल हमें मिल गया, और कौन सा क्षेत्रफल बचा है? एक ये, एक ये, एक ये, अभी 3 गो और बचा है। तो चलिए, ये 5, मेरी बात को ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है? ये आपका 5, अगर मैं इसका निकालने की कोशिश करूं, ये वाले का EJIF, ये F था, F, इसका मैं निकालने का कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या निकलेगा? ये 5। तो ये वाला हमें फाइंड करनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की फाइंड करनी होगी, यानी EJ या FI। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। अगर मैं यहां से इसको ऐसे कर दूं, यहां से, तो क्या यहां से यहां तक की लंबाई मिलेगा हमें? तो आपका जवाब होगा कि हाँ मिल तो जाएगा। तो जब ये 8 तो ये भी 8 और ये भी 8। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो दोनों के दोनों 8, तो ये टोटल 15। तो यहां से यहां तक कितना? तो आपका जवाब होगा कि 7। तो ये 7 तो ये भी 7, हमें मिल गया दोनों भुजा, ये 7 और ये 5, एक और मिल गया 7 गुना 5। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस वाले का भी हमने निकाल लिया। अब बचा ये वाला, अब बचा ये वाला, ठीक है? तो अब इसको फाइंड करते हैं। तो ये 13, तो ये वाला भी 13, ये वाला भी 13, और ये 5, तो ये वाला भी 5। तो एक मिल गया हमें 13 गुना 5। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? 13 गुना 5। अब ये वो लास्ट बच गया, ये वाला, ये वो लास्ट बच गया, ये वाला। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें ये वाला 8 है और ये वाला 5, यानी इसमें लंबाई 8 चौड़ाई 5। तो 8 गुना 5, तो टोटल 6 वो का निकल गया, 1 2 3 4 5 6। अब सबको गुना कीजिए, यानी कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर 13 8 चलो 13 से, यानी 104, 15 7 75 से 105 प्लस 7 बचे 35 प्लस का 35, 13 बचे 65 और प्लस का 8 पंचे 40। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इतना प्राप्त हो गया। बस अब इन सबको ऐड कीजिए, देखिए कितना होता है। तो यहाँ से 35 35 70 और 40 110, तो 110, 65 और 105 तो 170, इन दोनों को ऐड किया 170, और कहाँ बचा? 104, ये वो बच गया 104। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 4 7 1 8 1 1 3, 384 टोटल ऐड किए तो 384। तो ये इसका क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
क्या मेरी बात को समझ रहे? ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन करना ही चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका जो ये पता चलता है कि आपका कैलकुलेशन क्या है, आपको समझने का जो तरीका है वो क्या है, आप कितना समझ पाते हो, इन सब क्वेश्चन से डिसाइड होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगर नहीं समझे तो पुनः एक बार करके पीछे कर समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाले किराने की वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि करते हैं यानी होती है, तो उसके व्यय में कितना प्रतिशत कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहे? यानी ये बात पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि कोई वस्तु आप खरीद रहे हो, मान लीजिए कि आप 100 में खरीद रहे हो, लेकिन दाम बढ़ गया, अब आपको 125 रुपया का वो सामान मिल रहा है, ठीक है। तो कहता है कि कहने का मतलब कि अभी भी आपको 100 रुपया ही लगना चाहिए, तो इसका मतलब आपको वस्तु कम करनी होगी, यही ना। तो इसका मतलब कहने का मतलब वस्तु की मात्रा को घटानी होगी। तो जब इस तरह का प्रश्न हो तो इसका डायरेक्ट क्या करें कि ताकि ये मूल्य जो है हमें 100 रुपया ही यूज हो, यही तो पूछ रहा है कि उसके व्यय में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी, खर्च में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो? देखिए 100 का सामान 125 पर जाने लगा है ना, तो आप यहाँ से यहाँ देखो कितना ज्यादा हो रहा है, 25। कितना ज्यादा हो रहा है? 25। तो अब ये जो बाद वाला मान बना उसको नीचे लिख दीजिए और गुना 100 से कर दीजिए। तो इसको कटाइएगा तो आपका आंसर 25 बचे 125 और 5 से ये 20 बार में, तो हमारे पास 20% राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही क्या कीजिए, बस आराम से निकल जाएगा, कोई फार्मूला नहीं याद रखने का, डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें 45% पुरुष है, 20% जो है बच्चे हैं। न्यूनतम पदों में पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखिए, कुछ दोस्त करेंगे कि इसका 500 का 45% निकालेंगे, फिर 20% निकालेंगे, फिर जाकर और भी जो बचे हुए होंगे वो निकालेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा करने का। बात समझिएगा कि मान लीजिए टोटल 100 यात्री थे, ये 500 नहीं भी लिखिएगा ना तो काम चलेगा, 100 पर परसेंटेज निकालना आसान होता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए इसका 100 का 45% पुरुष, यानी पुरुष अगर मेल देखा जाए तो 45%। हमसे पूछा किसके किसके बारे में? पुरुष, महिला और बच्चा। मेल, उसके बाद फीमेल, उसके बाद चिल्ड्रेन, बच्चे, ये है। तो ये तीन, इसका हमें अनुपात निकालने बोल रहा है। क्या कर रहा है? अनुपात निकालने। तो देखिए फीमेल के बारे में तो पता नहीं, लेकिन बच्चों के बारे में 20% बच्चे हैं, इन 100 में से 20% बच्चे हैं, ठीक है। तो 100 का 20% कितना? 20। तो यहाँ पर आप देखें टोटल, तो 100 में से कितना कवर हो गया? 45 प्लस 20, 65 कवर हो गया। तो 100 में से बचा कितना है? तो आपका जवाब होगा कि अगर 65 कवर हो गया तो 35 बचा है। इसका मतलब फीमेल जो है, महिला जो है वो 35 बचा है। इन्हीं तीनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो इसको कटाइए पिटाइए, आपका आंसर। जरूरी नहीं कि इन 500 का इस्तेमाल करें, नहीं भी कीजिएगा तो कम आ जाएगा, हालांकि उसे कीजिएगा तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ रहे हैं? और टाइम की बचत करना ही बहुत बड़ी बहादुरी है। बात समझ रहे हैं? तो 5 से 9 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 4 बार में। देखिए आप जिस भी संख्या से कटाइएगा अनुपात में, आपको उसी संख्या से तीनों को कटाना होगा। ये नहीं कि इसको 5 से कटा दिए, इसको 4 से कटा दिया, ऐसा नहीं। अगर 5 से कटा रहे हैं तो तीनों कटनी चाहिए, अनुपात का रूल है। या 5 से इसको गुना कर रहे हैं तो आप तीनों को गुना कीजिए, अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे? तो आपका ये आंसर निकल कर आ गया 974। 974 ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन है दोस्त, लंबी वीडियो हो सकती है, तो आप लोग धैर्य बनाकर
देखिए, समझिए, पढ़िए, और क्या बोले दोस्त। क्योंकि कुछ दोस्त लंबी वीडियो देखकर भाग जाते हैं, लेकिन फायदा वही है आपको। बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर भागिएगा तो नुकसान हो जाएगा। क्या पता लास्ट में ही बढ़िया सब क्वेश्चन हो या बीच में बढ़िया सब क्वेश्चन हो, है कि नहीं। और देखिए, मेरे करने से पहले आप क्या कीजिए, अगर जो क्वेश्चन आपसे हो जाता है उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। आप क्यों उस जगह पर टाइम वेस्ट कीजिएगा, है कि नहीं। तो लेकिन कीजिए जरूर, बात समझ। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है वर्क ऑन टाइम का, जो करनी चाहिए। देखिए, अनिल अकेले एक काम को 6 दिन में करता है। चलिए इसको पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। इसको हम लोग एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। अनिल को हम ए लिख रहे हैं, अनिल का शॉर्ट नेम हम ए लिख रहे हैं, ठीक। ए जो कर रहा है वह 6 दिन में कर रहा है। दूसरा कहता है भूषण, भूषण को हम बी लिख लेते हैं, भूषण जो कर रहा है 8 दिन में, ठीक है, कर सकता है। अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 3200 रुपये में कार्य किया और उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा किया। तो देखिए यहां पर कुछ अलग तरह से घुमाकर लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर कहा है कि उन्होंने कार्य को 3 दिन में किया। उन्होंने कहने का मतलब क्या, इस जगह जो काम कर रहा है अनिल भी कर रहा है, भूषण भी कर रहा है और ये चमन भी कर रहा है। जब तीनों ने मिलकर कर रहा है तो इसे 3 दिन लग रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो लग रहा है। तो अब यहां से हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 6, 8, 3 का। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 24 होगा। इस 24 को बारी बारी से सभी से भाग देंगे, 6 से, 8 से, 3 से। अब ये होगा क्या, निकलेगा क्या, इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। तो पहले भाग देते हैं। 24 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 24 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। और 24 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। तो ये क्या आया, इस बात को समझिए। ये आपका काम है, ये आपका क्या है, वर्क है कि आपको 24 काम करनी है, ठीक है। और ये जो आपका 4, 3, 8 निकला, ये क्षमता है, क्या है, एफिशिएंसी। तो यहां से आपको एक फार्मूला याद रखनी होगा कि W बराबर यानी कार्य बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता, काम बराबर समय गुना क्षमता। इस चीज से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें क्षमता निकालनी है, तो क्षमता हमने निकाल लिया। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता हमें अभी नहीं पता, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर क्षमता 8 है। लेकिन एक बात बताइए दोस्त, यहां पर जो दिया हुआ है ए का तो निकल गया है, ए की क्षमता कितनी है, 4, बी की क्षमता कितनी है, तो आपका जवाब होगा 3। तो ए 4 बी 3, तो कितना होगा, 4, 3, 7। लेकिन टोटल कितनी होनी चाहिए, 8। तो इसका मतलब सी को 1 होना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब सी की क्षमता 1 है, ठीक है। तो ये क्षमता हमने निकाल लिया। अब थोड़ा सा आपको सोचना है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इस कमाई में चमन का हिस्सा क्या होगा। अगर प्रॉफिट या हिस्सा के बारे में बात करें, कमाई की बात करें, तो जो क्षमता का रेशियो होगा वही आपका मतलब कि कमाई का हिस्सा होगा। यानी जितना आपका काम करने की क्षमता है उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा कहा जाए कि क्षमता का जो भी रेशियो होगा उसी रेशियो में, उसी अनुपात में आपका प्रॉफिट या आपका हिस्सा जो भी कहते हैं तो वो आपका मिलेगा। यानी क्षमता के हिसाब अनुपात से ही आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए, तो यहां पर अगर टोटल देखा जाए, तीनों का मिलाकर देखा जाए, तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि 8 है। तो अनुपाते में ना है, ये सब क्या है, अनुपात में। तो 8 की वैल्यू हमारे पास 3200, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अनिल, भूषण और चमन तीनों ने जब किया है तो 3200 रुपया मिला। यानी तीनों ने 8 यूनिट काम करके 3200 रुपया कमाया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है दोस्त, क्योंकि इस सब कॉन्सेप्ट से जल्दी आंसर आता है
और कहीं ना कहीं अगर समझ गए एक बार तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे छूटना मुश्किल हो जाएगा। बस समझ रहे। तो 8 यूनिट की वैल्यू 3200 है, तो हमें चाहिए किसका, चमन का, निस्सी का, एक का वैल्यू चाहिए, एक का। तो हम दोनों साइड 8 से भाग लगा सकते हैं क्या? तो कहिएगा कि हाँ, इधर भी मैं 8 से भाग लगा देता हूँ और इधर भी मैं 8 से भाग लगा देता हूँ। तो इधर मैं 8 से भाग लगाऊंगा तो 1, और इधर मैं 8 से भाग लगाऊंगा तो ये 400 आ जाएगा। इसका मतलब एक अनुपात की वैल्यू 400, जो कि सी का जो क्षमता है वह 1, यानी उसी के क्षमता से उसको मिलेगा, नहीं वह एक काम किया है, 8 का टोटल 8 काम में से एक काम ये सी किया है, तो उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर आपके कदमों में। बात समझ रहे हैं? तो ये 400 रुपए हो। दोस्त, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा, बनेगा जल्दी और करने का मतलब गलती होने की चांस कम रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीजिए इस क्वेश्चन को, कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, शकीला को एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, और अगर वह 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला उसी हिस्से को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यह बात पूछ रहे है। तो इजी क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग करने का मतलब कि अलग तरीका से अप्लाई करने का कोशिश करूंगा, जी कि कहीं ना कहीं कम समय में आंसर देगा आपको। तो चलिए कैसे, देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 100 यूनिट है या 100x है। तो नहीं भी मानिएगा तो मान लीजिए कि वह 100 है, रियल में कुछ और होगा, लेकिन हमने 100 माना, लेकिन इस 100 को 10% की हानि पर बेचा। इसका मतलब जो बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है, जो वह 10% कम पर कर रहा है, 10% कम पर। इसका मतलब 90 में बेच रहा है। क्या कर रहा है, 90 में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं से 10% की हानि हो रही है। 100 की वस्तु 90 में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है। लेकिन कहता है कि नहीं, आपको 10% लाभ कमाना है, 100 की वस्तु पर 10% लाभ कमाना है। तो अगर मैं SP यहाँ पर 1 पहले मान लेता हूँ कि SP1 जो पहले उसने हानि पर बेचा, बाद में कह रहा है कि इस पर आप 10% प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 110 में बेचना होगा, तभी तो आप 10% की प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो इसका मतलब कि हमें 110 की वैल्यू चाहिए, और हमें पहले जो बेचे हैं SP, ये SP1 है। क्या है, SP1, और हमें यहाँ पर पूछ रहा है SP2 क्या होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो समझिएगा आगे। तो 90 की वैल्यू हमारे पास 540 दिया है, तो हमें 110 की वैल्यू निकालना है। तो किसी तरह इसको हम अगर 10 बना दें तो हमारा काम हो सकता है। तो चलिए SP2 यहां पर 110 हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए 90 की वैल्यू 540, तो 10 की वैल्यू कितना, इसको दोनों साइड 9 से भाग दे देते हैं। तो इधर भी 9 से मैंने भाग लगा दिया, इधर भी 9 से भाग लगा दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा 60। 10 की वैल्यू कितनी होगी 60। इसी को मैं 110 बनाने के लिए 11 से गुना कर देता हूं इस 10 को। तो आपका जवाब होगा हाँ, कर दीजिए ना, 11 से गुना, है ना। तो 11 से गुना कर दूंगा तो ये 110 हो जाएगी, और इस 60 को भी मैं 11 से गुना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 660। तो हमें 110 की ही वैल्यू चाहिए, जो कि 110 SP2 है, बाद में बेचे जाने वाली। तो ये 660 रुपए मेरा निकल कर आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब मात्र मैं समझाने के लिए क्या हूं, करने का तो इसको मैं ऐसे ही कर सकता। 90 बराबर 540, तो हमें 110 ना चाहिए, 110 चाहिए, तो इसको मैं डायरेक्ट कहता कि 9 से भाग लगाया तो ये 10, इसको 9 से भाग लगाया तो ये 60, फिर इसको 11 से गुना किया तो 110, फिर इसको 11 से गुना किया तो 660। बस इतना में आंसर। बात समझ रहे हैं? बट ये समझाने के लिए मैं करता हूँ कि आप, ताकि जो नॉर्मल भी स्टूडेंट होंगे वो भी समझ सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो नेक्स्ट दोस्त, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर रुके हुए हैं
अगर पसंद आ रही है तो दोस्त एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। क्योंकि देखिए एवरेज व्यू से मतलब जितनी भी व्यू है उसका एवरेज भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, लेकिन देखते तो पूरा हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्त अगर अच्छा लगता है, आप देखते हो, आपको कुछ इससे प्रॉफिट होती है, तो एक लाइक जरूर करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हो दोस्त। और हो सके तो सब्सक्राइब अभी नहीं कीजिएगा, लेकिन अगर लास्ट तक देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए ये प्रॉफिट हो सकता है, ये वीडियो हमारे लिए हित में हो सकता है, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक मिल सके। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो आप लोग कर सकते हो इतना। चलिए, इनमें से कहता कौन एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कहने का मतलब कि p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, यही ना। तो p बाई क्यू, या चलिए आगे मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये क्या आता है, √25, 3 3 9 4 4 16, √25 का वैल्यू कितना, 5 आ गया या सीधा सीधी आ गया, तो ये सीधा 5 निकल कर आ गया ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर मैं इसका निकालूं, इसका मान, तो ये इसका रूट कितना निकलेगा, तो 12 96, 36 का है क्या, देख लेते हैं 36 का है कि नहीं। तो 6 18 दूनी 36, 4 36, 3 3 9, 6 6 3 9 9 3 12, हाँ बिल्कुल। ये ऊपर 36 आ जाएगा और नीचे में 100 यानी 10 आ जाएगा, यानी 3 इसको कटाइएगा तो ये कितना, 18/5। तो ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, यानी 18/5 के रूप में आ गया, p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो ये भी परिमेय संख्या है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कहा कि परिमेय संख्या नहीं हो, इसका मतलब वो परिमेय हो। इसको मैं अगर तोड़कर इसको सोल्व करूं तो ये 5√5 आएगा। कहने का मतलब इसको 125 को मैं तोड़ू तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 2 को जोड़ा बनकर निकल जाएगा, वहां के बाद अंदर में 5 रह जाएगा, यानी 5√5, यानी रूट में रह गया, तो इसका मतलब वो परिमेय है। तो यही मेरा अलग है। वहां के बाद ये तो आपका 30 का निकल ही जाएगा, 30 का वर्गमूल 30 निकल ही जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा परिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बाकी बात तीनों परिमेय है, तो ये तीनों नहीं हो सकता, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे वीडियो रोककर। तो देखिए, एक कमरे का आयाम 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है। कमरे में 1/2 मीटर, यहाँ पर मीटर है, ठीक है, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर के आकार के कितने घन रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आप लोग को। यहाँ पर बात कर रहा है घन का, यहाँ पर किसका बात कर रहा है, आपके पास घन का बारे में बात कर रहा है, कुछ घन के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो घन में देखा जाए तो सभी भुजा बराबर होते हैं, है ना, सभी भुजा बराबर होते हैं। आपका जवाब होगा कि हाँ घन में तो सभी भुजा बराबर होते हैं। तो फिर ये अलग अलग कैसे दे दिया, ये अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर कैसे दे दिया, यानी अलग अलग इसकी विमाएं कैसे दे दिया। दोस्त ये भले ही घन पूछ रहा है, लेकिन रियल में है ये घनाभ। क्या है? घनाभ, क्योंकि 3 डायमेंशन किसमें होगी, घनाभ में, वो भी अलग अलग। 3 डायमेंशन तो है इसमें, लेकिन इसकी तीनों डायमेंशन इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल मान तो दिया ही नहीं है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये घन कहते हुए भी आपसे घनाभ के बारे में पूछ रहा है कि कितने घनाभ अटेंगे। बात समझ रहे कि एक बड़ा सा घनाभ है जिसकी डायमेंशन ये है, उस बड़ा सा घनाभ में छोटा छोटा ये वाली घनाभ कितनी घनाभ अटेगी। तो ये बात यहाँ पर पूछ रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो देखिए, तो हमें किसकी संख्या निकालनी है कि कितने छोटे घनाभ होगी, यानी छोटे घनाभ की संख्या,
ये हमसे पूछ रही है। तो हमें छोटे घनाभ की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये बड़े घनाभ है तो बड़े घनाभ की आयतन बटे छोटे घनाभ की आयतन, छोटे घनाभ की आयतन। मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा दोस्त, हमारा राइटिंग आपको काम नहीं आएगा, आपको तरीका काम आएगा। तरीके को समझिए, राइटिंग भाड़ में जाए। बात समझ रहे हैं? तो देखिए अब बड़े घनाभ का कैसे निकाल सकते हैं। इसकी बीमारी दी है एल, इसमें से किसी को एल बी एच मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एल बी एच, ठीक है। और इसका बड़ा वाला मान लेते हैं, एल बी बड़ी वाली एच, ठीक है, बड़ी वाली एच, और इसकी छोटी वाली मान लेते हैं, ये एल है, ये बी है, ये आपका एच है, ठीक है। तो बड़े घनाभ का आयतन क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। अपने घनाभ का आयतन तो पढ़ा होगा कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, और छोटे घनाभ का तो सेम होगा, एल बी एच, ये ना, ये होगा। तो चलिए बड़ा एल जो भी है उसको लिख दीजिए ना, ऊपर 2 गुना 3 गुना 4, और नीचे वाला का 1/2 गुना 1/3 गुना 1/4। इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर ऊपर क्या आएगा, 3 दूनी 6 चौक 24, और नीचे क्या होगा 3 दूनी 6 चौक 24, लेकिन 1/24। जब इस तरह का रहता है तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 24 गुना 24, और एक जो ऊपर में होगा नीचे। तो 24 गुना 24 कितना होता है दोस्त, 576। 24 का स्क्वायर कितना, 576। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 576। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? तो बस इस तरह से करनी है। अब यहाँ पर अगर आप घन लगाते हैं तो घन का तो आयतन एक क्यूब होता है, तो एक क्यूब करने का मतलब सभी भुजा इक्वल होनी चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जो कि है ही नहीं, तो ये बिना कहे हुए भी आपसे घनाभ के बारे में पूछ रहा था। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चंस को कीजिए। जरूरी नहीं कि आपका जो है सिर्फ डाटा से ही रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ सकता है, विदाउट डाटा भी पूछ सकता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए क्या कर रहा है, यदि एक परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में, जैसे परिमेय संख्या कहने का मतलब कि p/q के रूप में होनी चाहिए। हर, इसमें ऊपर वाला अंश है आपका अंश, और नीचे वाला क्या है, हर है, ठीक है। ऊपर जो भी हो कुछ भी हो, लेकिन नीचे में अगर आपका 2 पर पावर n है और 5 पर पावर m है, ऊपर जो भी हो, ठीक है, फलना निकलना 34 35 जो भी हो, समझ रहे हैं। लेकिन नीचे में ये हो तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, या शांत होगा या शांत या अनावर्ती होगा, क्या होगा, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो इसका देखिए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना होगा, 2 पर पावर कुछ भी हो, 5 पर पावर कुछ भी हो, तो यहाँ पर 5 पर पावर 3 4 5 जितना भी कीजिएगा तो 5 ही लास्ट में आएगा गुना। जैसे कि मैं कहता हूँ 5 पर पावर आप 2 रखते हो तो कितना बनता है 25, 5 पर पावर 3 रखते हो तो कितना बनता है 125, बनता है कि नहीं। लास्ट में 5 ही आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 5। 2 पर पावर आप कुछ भी रखो लेकिन सम ही संख्या आएगा, लेकिन गुना में 2 जरूर आएगा। जब नीचे में गुना में 2 और 5 हो, इसका मतलब अगर नीचे में 2 5 आ जाए तो इसका मतलब वह शांत होता है। जैसे कहने का मतलब कि 9 बटे आप 2 गुना 5 कर दो, तो इसका जो आप भाग लगाओगे तो ये 0.9 आ जाएगा। इसका मतलब 9 के बाद आगे कोई संख्या नहीं आएगा, यानी इसका आवर्ती नहीं चलेगी। बात समझ रहे? इसका बार बार संख्या नहीं रिपीट होगा, तो इसका मतलब ये शांत हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर 9 को आप 2 से भी भाग दीजिएगा तब पर भी ये शांत हो जाएगा। कुछ जैसे 4 दूनी 8 बच गया 1 5, यानी 4.5 फिक्स हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप कह देते कि 8 बटे 3 है,
नीचे में 2 या 5 नहीं है, नीचे में 2 या 5 नहीं है, तो क्या ये शांत होता कभी? अब देखिए भाग लगाकर आगे, जैसे कहने का मतलब इसको आप भाग लगाइएगा तो कितना, 3 दूनी 6 बच गया 2, तो 6 या 18 फिर बच गया 2, फिर 6 या 2 2 2 2 6 6 आते रहेगा आगे, तो ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशांत। शांत उसको कहते हैं जो कहीं ना कहीं ये लिमिट हो गया, अगर इस एक जगह पर स्थिर हो गया। तो जब नीचे में 2 और 5 रहे, सिर्फ 2 और 5 रहे, तो वह शांत होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ऊपर कुछ भी रहे, नीचे में अगर 2 और 5 रहे तो वह शांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, हो सकता है कि आप समझ पाए हो। तो नेक्स्ट चलिए इस रीजनिंग को बनाइए। सिंपल सा है, यहाँ पर एक सीरीज चल रहा होगा, मेरे उम्मीद से तो सिंपल ऐसा सीरीज चलता होगा। 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, आगे देखें तो क्या बढ़ रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ 5 7, तो आगे 9 बढ़ाकर देखूं तो कितना होगा? 28। आगे देखूं तो क्या 11 बढ़ रहा है क्या? 1 1, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब यही सीरीज चल रहा है, यानी यहाँ पर हमें 9 बढ़ानी पड़ेगी और ये 28 राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होता है, लगभग 90% लोग सही कर सकते हैं, और गलती से अगर 10% लोग कर सकते हैं गलत, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में जान है, बात समझ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि किसी भी बहुभुज के बहिष्कोण का योग क्या होगा। बहुभुज कहने का मतलब कि जो 2 से अधिक भुजाओं से मिलकर बना हुआ आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ त्रिभुज, एक त्रिभुज भी तो एक बहुभुज है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक भुजाएं हैं। तो इसको हम यानी 2 से अधिक बंद आकृति वाली भुजा को हम बहुभुज कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि बहिष्कोण, देखिए इसमें 2 तरह के आपको कोण दिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो एक ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो ये सब आंतरिक कोण है। ये सब क्या है? अंदर वाली कोण है। अगर वही कोण के बारे में बात करूं तो यहां से ये इसको आगे जैसे बढ़ाएंगे तो ये वाले जो कोण दिख रहे हैं वो आपका बहिकोण है, बहिष्कोण है, बाहरी कोण। ये वाले जो कोण है वो क्या है? बाहरी कोण। अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर दूं तो ये वाली जो कोण है ये आपका बहिष्कोण है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाली जो कोण है ये आपका बहिकोण है। तो पूछ रहा है कि इन सभी का कोण, बहिष्कोणों का योग कितना होगा। चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, 3 भुजा वाला बहुभुज हो, या 4 भुजा वाला बहुभुज हो, या 5 भुजा वाला बहुभुज हो, बात समझ रहे हैं? कोई सा भी बहुभुज हो, तो बाहरी कोणों का योग कितना होगा। तो सिंपल सा याद रखना है कि बाहरी कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कर रहा है। इसको हम इस रूप में कुटित कर सकते हैं, तो इसको किस रूप में कुटित करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं कहता हूं दोस्त कि आपको जो है प्लेस वैल्यू याद रखनी होगी। प्लेस वैल्यू क्या चीज होती है, ये चीज आपको ज्ञान होनी चाहिए दोस्त। कि जैसे कि ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं ना। तो ए आपका 1 नंबर पर आता है, जेड आपका 26 नंबर पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर, डी आपका 4 नंबर। तो ये सब क्या है? ए का 1 प्लेस वैल्यू है, बी का 2 प्लेस वैल्यू है, डी का 4 प्लेस वैल्यू है, जेड का 26 ये प्लेस वैल्यू है। ये आपको अगर कंठस्थ याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिना लिखे पढ़े सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे आर कितना पर? 18 पर, टी कितना पर? 20 पर, ई कितना पर? 5 पर, जी कितना पर? 7 पर, डी कितना डब्ल्यू जो है 23 पर, ये आपका 25 पर। तो देखिए मैं कैसे ऐसे फास्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है प्लेस वैल्यू याद है अच्छे से। तो आपको ये चीज होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। और प्लेस वैल्यू से आपका 50% क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन 50% जो क्वेश्चन होगा ये कोडिंग डिकोडिंग का, वो उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे।
तो यहाँ पर अगर देखें तो सभी को आप देखिएगा गौर से, तो ए से 3 गया, 1 से 3 गया, 2 बढ़ा है, यहाँ भी 18 से 2 बढ़ा है, यहाँ क्योंकि 18 से 20 हुआ है 2 बढ़ा है, 9 से 11 तो 2 बढ़ा है। तो हमें प्लेस वैल्यू पता है, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा REWARI, उसके बाद इसके नीचे ये चीज लिखना पड़ेगा TGYCTK, और इस ये लिखने में कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे दोस्त। और टाइम वेस्ट करने का मतलब कि आप जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं मार खा सकते हो। मार खाने का मतलब ये नहीं कि घुसा मुका नहीं, मतलब कि एक क्वेश्चन छूट सकता है। आपका टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो 90 मिनट आपका कब एग्जाम में पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि आप लोग थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सुधारने का कोशिश कीजिए। जरूर आपका मैथ और रीजनिंग बढ़िया हो जाएगा। अगर सही नहीं है तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी में देख रहा हूँ कि 2 बढ़ रहा है, तो मैं इसमें भी 2 बढ़ाऊंगा। तो 4 में 2 बढ़ेगा 6, 5 में 2 बढ़ेगा 7, 12 में 2 बढ़ेगा तो 14, 8 में 2 बढ़ेगा 10, 9 में 2 बढ़ेगा 11। तो ये जो 6 पर आता है आपका F आता है, 7 पर G आता है, 14 पर N आता है, 10 पर J आता है, और आपका 11 जो है K। तो ये चीज आपको डायरेक्ट मिल गया। ये क्यों? क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू पता थी और हमें सब में 2-2 ऐड करनी थी। सब में क्या करनी थी? 2-2 ऐड। तो बहुत जल्दी इस तरह से बना सकते हो। FGN एक ही ऑप्शन में है, खत्म कहानी। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 21, 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्मार्ट बच्चे होंगे, जो स्मार्ट लड़के होंगे, जो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में 3-4 साल जो है 3-4 वर्ष जो झोंके होंगे, तो ये सब क्वेश्चन उसके लिए मतलब कि बिना सोल्व किए आंसर मार सकता है और निकल सकता है मारकर, क्योंकि वो दिमाग लगा लेगा कि इसको हमें सोल्व नहीं करना है। लिख कर कि पहले मैं एलसीएम निकालूंगा 12, 21 और 35 का, जो भी इसका एलसीएम निकलेगा, फिर उसमें एलसीएम में जो ये शेष दिया है उस 6 को ऐड करूंगा, एलसीएम प्लस 6 वही हमारा आंसर होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वो इस क्वेश्चन में ये चीज नहीं करेगा। कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए जो भी ऑप्शन होगा उसमें अगर मैं 6 घटा दूं, जैसे इसमें कहता हूं कि 6 आप घटा दीजिए, तो ये कितना बचा? 570। इसमें 6 घटा दूं तो इसमें कितना? देखिए तो 400, अगर मैं 6 घटा दूं तो ये 414 बचा। इसको 6 घटा दूं तो ये 420 बचा, और इसमें 6 घटा दूं तो ये 408 बचा। ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो जो भी अब इसमें से जो भी इन किसी भी संख्या से जो कट जाए, कहने का मतलब इन तीनों संख्या से जो भी ये वाला जो नंबर आया है कट जाए, वही हमारा आंसर होगा। और क्या जरूरी है कि अब मैं इस पूरे 12 से कटाऊं? नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं 12 से कटाऊं। बात समझ रहे हैं? तो इसमें अगर मैं देखूं, इस 12 को ध्यान से देखूं तो क्या है? 3 गुना 4 है। तो जो भी ऑप्शन 3 और 4 से कट रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 से कटने का रूल होता है कि लास्ट का 2 संख्या कटनी चाहिए, लास्ट का 2 संख्या कटनी चाहिए। तो क्या अगर मैं इसमें देखूं तो क्या ये लास्ट का 2 संख्या 70 4 से कभी कटेंगे क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 14 जो है 4 से कटेगा क्या? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब मैं इसको इन दोनों को देखूं तो ये दोनों तो कट रहे हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। अभी मैं इन दोनों में सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इन दोनों में अगर मैं कहूं कि 3 से, जैसे 4 2 6 कट रहा है, 8 4 12, 3 से भी कट रहा है, तो ये 2 ऑप्शन इस 12 से मैंने डिसाइड नहीं कर पाया कि इस 12 से अगर कट जाता तो मैं कह सकता था कि हाँ ये आंसर हो सकता है। तो आगे क्या है? 21 है।
अगर मैं 21 को तरीके से देखूं, हालांकि मैं तो पहले 35 को ही चेक करता, क्योंकि मैं बड़ा नंबर में जो भी ढूंढने का कोशिश करता वो अगर कट जाता है तो आंसर है। जैसे कि यहाँ पर 7 गुना 5, जो भी ऑप्शन 7 है और 5 से कटता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो कहानी खत्म हो गई है और इनमें से कौन सा ऑप्शन 7 और 5 से कटेगा। तो 5 से तो ये कभी कट ही नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन बचा और ये राइट आंसर। जैसे यहाँ पर अगर देखूं तो ये क्या है, 7 गुना 3, तो 3 से तो मैंने चेक कर लिया था यहाँ पर, तो अब मैं 7 से चेक करूंगा और 7 से सिर्फ 7 बचे 35, बच गया 8, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो ये राइट आंसर। तो क्या वो ये चीज करते हैं, आपका एलसीएम प्लस रिमाइंडर लिखकर बनाते हैं आंसर? क्या नहीं। तो इन सब तरीके को समझिए कि एक स्मार्ट लड़के, जो अच्छे लड़के होंगे, वो क्या ये सब तरीके का इस्तेमाल करते होंगे? नहीं करते होंगे। और बेसिक स्टूडेंट अभी भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है। तो इसलिए कहता हूँ कि दोस्त थोड़ा सा एडवांस होइए, समझिए, और क्या कहूँ, ये आपके लिए ही भलाई की वाली बातें हैं। बात समझ रहे? मैंने इस चीज को रियलाइज किया है, मैंने इस चीज को देखा है कि कहीं ना कहीं, देखिए मैं डायरेक्ट थोड़ी ना आपको बता रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह लगाने जाया करता था, जहाँ पर मैं बहुत सारे बच्चों को देखते थे, बहुत सारे छात्रों को देखता था कि जो प्रश्न को मैं 30 सेकेंड 20 सेकेंड में कर रहा हूँ, उस प्रश्न को जो अदर लड़के थे वह 1.5 मिनट 2 मिनट लगाते थे। तो कहीं ना कहीं ये हो सकते हैं कि वो तरीके उनको नहीं पता हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, है ना, तो इसलिए नहीं कर पाते होंगे। तो जैसे भी आप कहने का मतलब, अगर कहीं आप भी टेस्ट वगैरह लगाने जाते होंगे, तो अगर 100 बच्चे 150 बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं और उनमें से जो अंडर 10 के स्टूडेंट होंगे अंडर 10 वाले जो स्टूडेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं उन सारे तरीके को इस्तेमाल करते होंगे जिससे कि मैथ या रीजनिंग के सवाल का आंसर कम समय में आता होगा। बात समझ रहे हैं? ताकि उसका वो जो 100 क्वेश्चंस है वह 90 मिनट में आसानी से कर पाता होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 90 मिनट में मात्र 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बस इतना ही अटेम्प्ट कर पाते होंगे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये मतलब कि ड्रॉप फॉल है, मतलब कहीं ना कहीं ये उसकी कमजोरी है। तो उन सब कमजोरियों को दूर कीजिए, थोड़ा एडवांस होने का कोशिश कीजिए। और क्या कहूँगा दोस्त, नेक्स्ट देखिए, चलिए बनाइए इस रीजनिंग को। तो लेकिन दोस्त मैं पुनः कहता हूँ, पहले आप वीडियो रोका कीजिए और बनाइए, खुद से बनाइए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो आप यकीन करके देखिए, इस चीज़ को अप्लाई कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि देखिए, जब आप खुद से सोचिएगा ना, तो थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा। तो उस दिमाग चलने के दौरान हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सीखने के लिए मिले। तो बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए इसको क्या करना है, मैं डायरेक्ट आपको घुमाओ फिराऊंगा नहीं कि इसको बनाइए कैसे क्या होगा। इसका जो डायरेक्ट तरीका है, जो जिस तरह से इसका आंसर आ रहा है वही चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बात तो हमें पता है कि आपने क्या किया होगा, क्यों नहीं आंसर आ रहा है, वो सारे तरीके जो आप लगाएंगे वो सारे तरीके मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जरूर किया आप, मतलब कि मैं भी उस चीज़ को करता। तो डायरेक्ट मैं आंसर पर जा रहा हूँ। देखिए 317 में 443 को घटाइए, यानी 317 माइनस 243, तो घटाइएगा तो इसका कितना आएगा, 4, 11 4 गया 7, 74, कितना आया 74। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 तिया 12, 7 21 22, 222 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेम चीज यहाँ अप्लाई कीजिए। तो इसमें इसको यानी बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाइए, यानी 621 में 548 को घटाइए। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 11 में 8 गया 3 और 11 में 4 गया 7, 73, कितना आया 73। इसको आप 73 कहते हैं, अच्छा। और 5 में यानी 5 में 5 गया 0, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसको 3 से गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, 3 तिया 9, 7 तिया 21 22, तो ये कितना आ गया 22 का 21 से 9 होगा, बचा का तो 219। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 200।
19। बस यही तरीका है इसको लगाने का, और कोई तरीका नहीं है, इसी से बनेगा। अगर दूसरे तरीके से आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके दोस्त कि हाँ दूसरे तरीके से भी आ रहा है। मैंने तो ऐसे ही अप्लाई करके बनाया है। नेक्स्ट, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र जो पंक्ति के प्रत्येक छोर से 10वें स्थान पर है। प्रत्येक छोर कहने का मतलब ये दो ही छोर तो होगा, या तो दाएं से बाएं होगा या बाएं से दाएं होगा, या फिर ऊपर से नीचे होगा या नीचे से ऊपर होगा। यही तो दो कंडीशन होंगे। तो ये बात तो कहता है प्रत्येक छोर से, यानी बायां से भी वह 10वां है और दायां से भी वो 10वां है। तो टोटल कितने छात्र हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितने छात्र हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब एक ही व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है और एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया है, तो जस्ट इसका डबल और इसमें एक घटा दीजिए, आपका आ जाएगा कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 दूनी 20 माइनस 1 19। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो कुछ लोग कहेंगे कि 20 क्यों नहीं, कि ये जो 10वां स्थान है, इधर से भी 10वां स्थान है और इधर से भी 10वां स्थान, तो ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसलिए इसको एक बार घटाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका 19 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इसको। कथन कह रहा है कि भारतीयों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ दोस्त, कई बार बताया हूँ कि ये मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मात्र टाइम वेस्ट है। जो चीज कहना चाह रहा है वो आपको या तो ऑप्शन से दिख जाएगा कि क्या ये बोल रहा है सबल प्रबल, यही सब तो कहेंगे कि सबल मतलब कि मजबूत है, तो यही सब बोलेगा। तो तर्क 1 नंबर कहता है कि भारतीयों का जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तो तर्क ये कह रहा है कि हाँ लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रहा है, यानी जीवन प्रत्याशा बढ़ रहने का मतलब कि वह सही सलामत अब जी रहे हैं, है ना। तो मेरे उम्मीद से यही होना चाहिए। हाँ अब लोग अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, इसलिए वह मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छे से रह रहे हैं। तो या तो उसको चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, ये प्रबल हो सकते हैं, सबल हो सकते हैं, या फिर वह व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, तभी उसकी स्थिति ठीक ठाक है ना। तो ये दोनों कारण सबल हो सकते हैं, तो इसका 1 और 2 तर्क दोनों सबल है, मतलब कि मजबूत है। बात समझ रहे हैं? दोनों तर्क ठीक ठाक है, तो इसका दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट, और भी इस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं दोस्त, बनाइए इस क्वेश्चंस को, देखिए अच्छा क्वेश्चंस है। और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त गलती भी कर सकते हैं। तो इसमें कहा क्या है, दी गई रेखा में कौन सा 6/5 का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब कुछ दोस्त ऐसे ढूंढने का कोशिश करेंगे कि यहां से यहां तक गए 3 के बाद यहां पर आएंगे 6, उसके बाद हमें 5वां पर जाना है यहाँ, तो ऐसे मार देंगे और इस जगह तो कुछ है ही नहीं। ऐसे नहीं दोस्त, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या, 6/5 को मैं अगर सोल्व करूं तो ये कितना आएगा, तो 5 × 5 5 × 10 1.2। तो देखिए ये आपका 1 है, 1.2, तो 1.2 पर क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो इसका राइट आंसर R हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? इसमें फालतू दिमाग लगाने नहीं है, सिंपल सा पहले इसी को सोल्व करना है। वैल्यू क्या आया 1.2, और 1.2 कहाँ पहुंचेगा, ये आपका पॉइंट है, ये आपका क्या है, पॉइंट है, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में, ये सारे पॉइंट हैं। बात समझ रहे? तो इसी पॉइंट में कहता है कि 1 के बाद ही तो 0.2 ना आएगा, तो 1.2 कहाँ पर आएगा, R पर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं चाहे आप रेलवे का किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, तो डाटा एनालिसिस का एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। बात समझ रहे? क्योंकि और इसमें रहता कुछ नहीं है,
अब थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे दोस्त छोड़ देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस कुछ होता ही नहीं है। देखिए कैसे कहता है कि कला संकाय में कुल विद्यार्थियों का कितना भाग प्रवेश किया है। तो अगर मैं कला संकाय की बात करूं तो कला वाला क्या, जो ये पूरा डार्क है, डार्क ब्लू है, ये कितना है 1200। तो कुल संकाय का कितना भाग प्रवेश लेता है, यानी कुल का कितना ये हिस्सा है, ये 1200 जो है कुल का कितना है। तो कुल अगर मैं यहाँ पर जोड़ूं तो ये कितना होगा 1200, 1000, 22 और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूं तो 11, 22 11 कितना 33 और 3 6 36, तो टोटल 3600। तो यही तो हिस्सा है कला संकाय का। क्या मेरी बात को समझ रहे? यही हिस्सा है। आप देखिए, अब कुछ दोस्त करेंगे इसको पूरा लिखेंगे फिर जोड़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, माइंड में कैलकुलेट कीजिए ना, थोड़ा जल्दी आंसर आता है। लिखने से जल्दी आंसर दिमाग से कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा। तो इसको कटाइए पिटाइए, देखिए क्या आता है। तो 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3। तो कला संकाय का कितना हिस्सा है 1/3। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 समान है, 1 भिन्न है। तो विषम का चयन कीजिए। तो मेरे में से अब कर चुके होंगे। आपका क्या आंसर आया है अपने मन में रखिए और अब देखिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इनमें कह रहा है कि 3 ऑप्शन जो है सेम होगा, इन 4 में से 1 भिन्न होगा। वो कैसे भिन्न होगा? तो चलिए इसको आप जोड़िए 6, इसको आप जोड़िए 6, दोनों को जोड़ने से 6 आया, यानी दोनों को जोड़ने पर समान वैल्यू आया। इसको आप जोड़िए 8, 7 1 8, 4 4 8, इन दोनों का भी वैल्यू समान आ रहा है। 4 2 6, 5 1 6, इसका भी वैल्यू समान आ रहा है। इसको मैं जोड़ू तो 3 2 5, 3 1 4, इसी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, यानी दोनों को जोड़ने पर, दोनों अलग अलग जोड़ने पर समान समान वैल्यू आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है। तो यही आपका अलग है। बात समझ रहे हो? अब कौन सा दिमाग इसमें आपने लगाया वो आप जानो, लेकिन बस इसमें यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, कीजिए इसको, बनाइए। क्या कर रहा है कि उन बेन आरेख को चयन कीजिए, बेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्ग समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम प्रदर्शित करता है, यानी ठीक ठाक, मतलब कि आंसर दे देगा। कौन सा फिगर? तो कहता है सेब, आम, फल। तो एक चीज तो फिक्स है कि फल के अंदर सेब भी आएंगे और आम भी आएंगे, वो भी अलग अलग, क्योंकि कोई भी आम सेब नहीं हो सकता, कोई भी सेब आम नहीं हो सकता, लेकिन सेब भी आम फल हो सकता है और आम भी फल हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये फल वाले डायग्राम के अंदर दोनों आएगा। तो इस तरह के कहां पर है? यहाँ पर। ये राइट आंसर हो जाएगा, यही इसको बेहतर प्रदर्शित कर सकता है। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैंने देखा है इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दोस्त गलत करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्त, मैं भी टेस्ट वगैरह जब लगाया करता था, देखता था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत दोस्त गलत करते थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ जान होता ही नहीं है। हाँ, भले जो नहीं किया उसके लिए तो है, लेकिन जो किया है उसके लिए ये इजी क्वेश्चन है। हमें इतना की वैल्यू पूछ रहा है और इतना का वैल्यू दिया है। कुछ दोस्त सोचेंगे कि इसको करें कैसे, तो करें कैसे, तो इस बात को समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² - 4x + 1 = 0। अगर मैं कहूँ कि इसको इस फॉर्म में अगर बना दूं, x + 1/x के फॉर्म में अगर इसको, इस पूरे डाटा को बना दूं, बराबर में कुछ भी आ जाए, तो क्या इस चीज का मान आप निकाल सकते हो? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, निकाल तो सकते हैं। तो बना दीजिए ना, इस पूरे इक्वेशन को आप x से भाग दे दीजिए। इसको आप x से भाग दीजिएगा तो ये क्या बनेगा x। अब 4x को x से भाग दीजिएगा तो क्या बनेगा -4, और 1 को आप x से भाग दीजिएगा तो 1/x बनेगा, और बराबर में 0 को x से भाग दीजिएगा तो 0। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो अब तो ध्यान में आ गया होगा कि क्या हुआ।
तो यहाँ पर मैं देखूं तो x प्लस 1/x और ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस में। क्या मेरी बात को समझे? क्या यहाँ पर ये चीज आ गया? ये चीज अगर आ गया तो अब क्या इस वैल्यू को आप नहीं निकाल सकते हो? या तो आप यहाँ पर अब इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, या फिर मेरे ट्रिक से लगा लो कि अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो अगर हमें स्क्वायर में जाना है तो x प्लस 1/x स्क्वायर में जाना है तो k का स्क्वायर माइनस 2 करना है। माइनस क्या करना है? 2 करना है। बात समझ रहे हो? तो बस यहाँ पर कीजिए, यानी कहने का मतलब x स्क्वायर में प्लस 1/x बराबर 4 चौका 16 माइनस 2 करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 16 में 2 गया 14 और ये 14 आपका राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप स्क्वायर लगाकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर आपका टाइम ज्यादा जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें q का वैल्यू अगर ऐसे पूछ लेता है x³ प्लस 1/x³ बराबर, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? k का क्यूब करते हैं माइनस 3k करते हैं। बात समझ रहे? ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर इतना का वैल्यू कुछ दिया है तो यहाँ पर ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन दोनों बात को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चलिए और इसी क्वेश्चंस को लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी अभी बहुत क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे, जो कि कराने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगा। तो मतलब कि इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको बताइएगा कि क्या आपको 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो पसंद है, क्या आप 1.5 घंटे 2 घंटे करना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरा 2 घंटे 1.5 घंटे का बना दूंगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का बने, तो क्योंकि इतना दूर तक तो जो आप लोग सह सकते हो, क्योंकि सहन शक्ति इतना है, लेकिन 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे सहन शक्ति आप लोगों की नहीं है। मेरे उम्मीद से कुछ दोस्त हैं ऐसा जो कि पूरा देखते हैं, लेकिन कुछ दोस्त में पता नहीं इस टाइम में क्या क्या लग जाता है, पेशाब पखना, और जब चले जाते हैं तो फिर बाद में उसे देखने की फुर्सत नहीं मिलती है। बात समझ रहे? तो अब बताइएगा कि आपको लंबी वीडियो चाहिए या मैं 1 घंटे का अंदर वाला बनाऊं या 1 घंटे से प्लस का बनाऊं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1 घंटे के प्लस बनाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और उससे कम बनाऊंगा तो कम क्वेश्चन रहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो आपकी इच्छा बताइएगा कमेंट करके कि मैं क्या करूं। देखिए, कथन सभी केस चौपहिया है, यानी जितने भी आपका केस है, केस को मैं के से लिख रहा हूं, जितने भी केस है वह चौपहिया के अंदर आ रहा है। चौपहिया को CH लिख देता हूं, चौपहिया के अंदर आ रहा है, और सभी चौपहिया वाहन है, और जितने भी चौपहिया है वह वाहन के अंदर आ रहा है। वाहन को चलिए BA लिख देता हूं, वाहन है। ठीक है, वाहन है। तो ये मैंने कथन से डायग्राम बना लिया। तो अब निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकती है। सभी वाहन चौपहिया है। अब कुछ दोस्त कहेंगे इसको नहीं पढ़े, तो मैं बार बार कहता हूँ क्या पढ़ना जरूरी, ये सब आपका टाइम वेस्ट है, मत पढ़िए, आपका आंसर इन्हीं दोनों से निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, सभी वाहन चौपहिया है। क्या वाहन का ये वाला हिस्सा क्या चौपहिया में आ रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। जब नहीं तो आंसर कैसे? नहीं ना। सभी केस वाहन है, केस वाला ये वाला हिस्सा, सभी केस का हिस्सा क्या इस बड़की ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो हाथ फिर हाँ, तो ये आंसर 2 नंबर होगा, यानी केवल 2 जो है निष्कर्ष फॉलो करेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए यहां रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि लंबी हो गई है। आप लोग बताइएगा तो मैं टोटल कराने का कोशिश करूंगा कि 35-40 क्वेश्चंस का कराऊं। तो ये अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, QR स्कैन करके आराम से जुड़ जाइए, यहाँ पर PDF मिल जाएगा, और क्विज टाइप क्वेश्चंस भी मैं जो है वहां पर डाला करता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। मैं फालतू चीजें नहीं डालता हूँ दोस्त, सिंपल सा मेरा हिसाब किताब है, फालतू चीजें
डालकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती है वही सब डालता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे क्या और क्या, अगर इतना दूर तक अगर आप लोग रुके हो, मज़ा आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो दोस्त हमारी हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक कर सकते हो आप लोग। और थोड़ा सा अगर हमारी मदद करना चाहते हो, थोड़ा सा सोशल सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप किसी स्टडी ग्रुप या भाई बंधु के पास शेयर कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी भी जो है क्या कहते हैं उसको, फैन फॉलोइंग थोड़ा बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? और हमें भी अच्छा लगेगा, तो और भी मैं अच्छा कॉन्सेप्ट को आप लोगों के बीच लाऊंगा, और अच्छे क्वेश्चंस को, जो कि डायरेक्ट उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को लाने का कोशिश करूंगा दोस्त। और थोड़ा मन भी लगता है जब आप लोग सपोर्ट अच्छे से दिल से करोगे, तो हमें भी मन लगता है कि हाँ और भी वीडियो बनानी चाहिए। जैसे आप लोग पिछले वीडियो में सपोर्ट, पिछले 51 वीडियो तक आप लोग सपोर्ट किए और कहीं ना कहीं 1K के आसपास आप लोग पहुंचाए, तो आप लोग को उसके लिए धन्यवाद दोस्त। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे सोचूं। बात समझ रहे हैं? तो हो सके तो आप लोग बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। हालांकि आप लोग अभी तक हमारे चैनल का नाम नहीं सुने होंगे क्या मेरे मुंह से कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं बोलने में बनता है दोस्त की चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो आप खुद करोगे, ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो क्या करो, तो इतना कुछ आप लोग कर सकते हो। तो देखिए, एक गलत चैनल को सब्सक्राइब करने से बेहतर है कि कुछ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि कहीं ना कहीं आपकी मदद हो, उससे आपको कुछ बेनिफिट हो। मैं देखता हूँ कि अर्धनग्न फकीर सबको तो भर भर के आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। अब आप उनमें से हो कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे दोस्त करते हैं। तभी तो जो नचनिया सब हैं, जो कहने का मतलब कि जो वल्गर वीडियो बना रहे हैं, उसका आप देखोगे लाइक सब्सक्राइब तो व्यूज लाखों मिलियनों में जाता है, लेकिन उससे किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। बिना पढ़ने वाले को कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट को उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बेहतर है कि जितना जल्दी हो इस चीज को आप लोग समझ लो और उन सब चीजों को इग्नोर करो। तो और क्या बोलूं, बाकी बात तो आप समझदार हो ही दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।